हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज हम जो नेफ्रॉन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वाला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर जाना और हमने ये बात की कि जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होता है डैट इज़ ए नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन है उनका नंबर क्या होता है, एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं। एक किडनी में तकरीबन 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं पर किडनी। ठीक है, एक इंडिविजुअल में 2 किडनीज होती हैं, इसका मतलब है एक इंडिविजुअल में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन 2 पार्ट्स का बना होता है। पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मालपीजियन कॉर्पसल, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, पहला मालपीजियन कॉर्पसल, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। पहले हम बात कर लेते हैं मालपीजियन कॉर्पसल की। मालपीजियन कॉर्पसल जो पहला पार्ट एक नेफ्रॉन का होता है, ये खुद 2 पार्ट्स का बना होता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलस की, उसके बाद हम बाउमैन्स कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। एक जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो पहला पार्ट है मालपीजियन कॉर्पसल का, दैट इज एक्चुअली ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कहाँ से आया? एक नेफ्रॉन में एक ब्लड वेसल एंटर होती है और उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और वो एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो डिवाइड होता है एक नेटवर्क में कैपिलरीज का होता है, और वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फिर आपस में फिर से वापस जुड़ के फिर से एक ब्लड वेसल बनाता है, और उस ब्लड वेसल को हम इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। मैं फिर से यहाँ पे बोलता हूँ, जो ग्लोमेरुलस है पहला पार्ट मालपीजियन कॉर्पसल का, वो बना होता है ग्लोमेरुलस जो बना होता है उसमें एक ब्लड वेसल एंटर होती है, और वो ब्लड वेसल फिर डिवाइड होती है इनटू ए नंबर ऑफ small capillaries, and those capillaries are known as glomerular capillaries. यहाँ से ब्लड एंटर होता है, उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और जहाँ से ब्लड लीव करता है उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, यहाँ से ब्लड एंटर हुआ और यहाँ से ब्लड फिर वापस चला जाता है,
और ये जो बीच में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे नेटवर्क बना इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें क्या होता है, जो वॉल होता है ब्लड वेसल्स का, उसका एक लेयर होता है अंदर वाला, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, और जो बाहर वाला उसका लेयर होता है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन दो लेयर्स के अलावा इन ब्लड वेसल्स में और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ब्लड यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, फिर वो इन कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर हुआ, और फिर वो ब्लड सारा जो है वो कलेक्ट हुआ एफरेंट आर्टीरियोल में, फिल्टर्ड ब्लड, और वो लीव करता है किसको? नेफ्रॉन को। और यहाँ पे क्या हुआ इस ग्लोमेरुलस में, जो यहाँ से ब्लड अंदर गया वो फिल्टर हुआ, वहाँ से फिल्ट्रेट निकला और वो चला गया नेफ्रॉन में, और जो ब्लड हुआ, जो बचा हुआ ब्लड है वो एफरेंट आर्टीरियोल में चला गया। ठीक है, और ये था हमारा पहला पार्ट। इस पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो नेफ्रॉन का है, दैट पार्ट इज द बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, बाउमैन्स कैप्सूल क्या होता है? ये एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बाउमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, इसके दो लेयर्स होते हैं। जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर, और जो बाहर वाला लेयर होता है इसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। दो लेयर्स होते हैं बाउमैन्स कैप्सूल के, अंदर वाले लेयर को विसरल लेयर बोलते हैं और बाहर वाले लेयर को हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। और इन दो लेयर्स के बीच में स्पेस होती है, और ये स्पेस जो है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट। जो ब्लड फिल्टर हुआ वहाँ से जो फिल्ट्रेट निकला वो कलेक्ट कहाँ पे होता है? इन दो लेयर्स के बीच में स्पेस जो होती है वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे, ये तो पहले चलो मान लेते हैं यहाँ पे बाउमैन्स कैप्सूल है, लेकिन हम जब बात करते हैं जो पहला स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है, दैट स्ट्रक्चर इज मालपीजियन कॉर्पसल। और मालपीजियन कॉर्पसल में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा बाउमैन्स कैप्सूल। अब हम पूरे मालपीजियन कॉर्पसल को अगर बनाएं तो वो मालपीजियन कॉर्पसल कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है, और बीच में ये जो नेटवर्क बना कैपिलरीज का, इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना जिसमें बाउमैन्स कैप्सूल भी है और ग्लोमेरुलस भी है, इसको हम क्या बोलेंगे? मालपीजियन कॉर्पसल बोलेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट था किसका? नेफ्रॉन का। लेकिन यहाँ से आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। जो हमारा फंक्शन होता है मालपीजियन कॉर्पसल का, मालपीजियन कॉर्पसल का फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है जो ब्लड आ रहा है किडनी में, जो नेफ्रॉन में ब्लड एंटर हो रहा है वाया थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल, उसको फिल्टर करना। मैं यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ। मालपीजियन कॉर्पसल, ठीक है, वहाँ पे ब्लड एंटर हुआ, लेकिन वो ब्लड एंटर हुआ थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल, और वो कहाँ पे फिल्टर होता है? जो हमारा ग्लोमेरुलस है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है, और वो लीव करता है थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। लेकिन ये जो ब्लड है इसको फिल्टर होना है। ये ग्लोमेरुलर एक मैंने कैपिलरी बनाई, ठीक है, और इस कैपिलरी के अराउंड एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज द विसरल लेयर ऑफ द बाउमैन्स कैप्सूल।
ये एक सिंपलीफाइड डायग्राम है। ये जो अंदर वाली लेयर, अंदर वाला है, ये ब्लैक वॉल जो है, ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो वाला ग्रीन वाला लेयर है, दिस इज विसरल लेयर ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, और ये वाला पार्ट जो है डेट इज विसरल लेयर। ठीक है, और ब्लड को कहाँ से कहाँ चला जाना है, ये ब्लड, इसको फिल्टर, ये ब्लड जो आ रहा है किडनी में वो फिल्टर होने आ रहा है, और इस ब्लड को जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में है, इसको फिल्टर होने के लिए यहाँ से पास होना है, और वो कहाँ चला जाएगा, ये विसरल लेयर की उस पार चला जाना है। ये पैराइटल लेयर है। ठीक है, इन दो लेयर्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे इस फिल्ट्रेट को चला जाना है। जो ब्लड जो है, ये मैं ब्लैक डॉट्स में बनाता हूँ। ब्लड पहले है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वहाँ से निकल के इसको फिल्टर जब होना है, इस फिल्ट्रेट को निकल के, इस स्पेस से निकल के जो स्पेस बाउमैन्स कैप्सूल में है विसरल और पैराइटल लेयर में, वहाँ तक पहुँच जाना है। ठीक है, और यहाँ से फिल्ट्रेट को निकलने के लिए बैरियर क्रॉस करना है, और वो बैरियर कौन सा है, वो बैरियर है पहला जो हमारा एंडोथीलियम है, हमारा ब्लड वेसल का वॉल है, पहला बैरियर वो है। और दूसरा बैरियर क्या है, जो विसरल लेयर है हमारा, किसका, बाउमैन्स कैप्सूल का। इन दो बैरियर्स को पार करके फिल्ट्रेट पहुंच जाता है कहाँ में, जो नेफ्रॉन की अपनी स्पेस होती है वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो बैरियर्स हैं, यही दो बैरियर्स बनाते हैं द इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होता है वो इन्हीं दो मेम्ब्रेन्स का बना होता है। अब हम उन मेम्ब्रेन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला मेम्ब्रेन है हमारा ब्लड वेसल का वॉल, और दूसरा मेम्ब्रेन है हमारा जो बाउमैन्स कैप्सूल का विसरल लेयर है। इन्हीं दो लेयर्स को पार करके हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है। पहला जो हमारा हम बात कर रहे हैं इस टाइम, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ मालपीजियन कॉर्पस। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि 3 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं इफेक्टिव। पहला ब्लड वेसल का वॉल, और दूसरा बाउमैन्स कैप्सूल का जो विसरल लेयर है वो। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात इन दो जो हमारे फिल्टर बने इनके बारे में बात करते हैं। पहला जो ब्लड वेसल का वॉल है, ठीक है, जो ब्लड वेसल का वॉल है एक ग्लोमेरुलस का, वो बना होता है 2 पार्ट्स का। जो ब्लड वेसल जो पहला स्ट्रक्चर है, जो फिल्टर का पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल जो है वो खुद 2 पार्ट्स का बना होता है, एक एंडोथीलियम और दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, और जो एंडोथीलियम है इट इज एक्चुअली लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, ये पहले हमने बात किसकी कि जो पहला फिल्टर है, जो पहला स्ट्रक्चर है वो ब्लड वेसल है, और उसका जो अंदर वाला लेयर होता है वो एंडोथीलियम होता है, और बाहर वाला लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अब हम बेसमेंट में जो एंडोथीलियम है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनका जो एंडोथीलियल लेयर होता है वो स्पेशल होता है। स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि एक ब्लड वेसल से
जो उसका प्लाज्मा है, जो उसका फ्लूइड पार्ट है, वो लीक नहीं करता है। लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, वो काफ़ी परमिएबल होती हैं और उनमें स्पेशल पोर्स होती हैं, और उन स्पेशल पोर्स को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रे। स्पेशल पोर्स होती हैं और उन पोर्स को हम बोलते हैं FENESTRAE, फेनेस्ट्रे। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन ब्लड वेसल्स में। और इन फेनेस्ट्रे का मकसद क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड है, वो उससे जो प्लाज्मा पार्ट है, जो उसका लिक्विड पार्ट है, वो लीक होके बाहर निकले। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल। लेकिन जो दूसरा पार्ट है हमारे जो फिल्टर है, मालपीजियन कॉर्पसल का फिल्टर जो है, वो बना होता है जो हमारा विसरल लेयर ऑफ द बाउमैन्स कैप्सूल। जो विसरल लेयर ऑफ द बाउमैन्स कैप्सूल होता है, वो बना होता है फ्लैट एपिथेलियल सेल्स का, और उन फ्लैट एपिथेलियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। और वो पोडोसाइट्स जो होते हैं, वो उनमें छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं, फुट लाइक प्रोसेसेस होती हैं, और उन फुट लाइक प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडिसेल्स। क्या बोलते हैं? पेडिसेल्स। अगर मैं यहाँ पे एक पोडोसाइट का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो एक फ्लैट एपिथेलियल सेल होगी, लेकिन उसमें प्रोसेसेस होंगी, वो कभी कभी फुट लाइक होंगी, और इन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये एक पोडोसाइट है, और इन प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पेडिसेल्स। इन पेडिसेल्स के बीच में क्या होंगी? छोटे छोटे हमारे स्पेसेस होंगे, स्मॉल होल्स होंगे। जो विसरल लेयर होता है हमारे बाउमैन्स कैप्सूल का, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, फुट लाइक प्रोसेसेस होती हैं, और उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेडिसेल्स बोलते हैं। और जो पेडिसेल्स होते हैं, ये आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते, जो अलग दूसरी सेल का पेडिसल होगा, वो इनके साथ एक छानी जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस छानी जैसे स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर्स होंगे, और वो दूसरा जो फिल्टर होगा, यहाँ पे जो ये पोर्स बने हैं, इन्हीं के थ्रू जो हमारे ये हैं फिल्ट्रेट है, वो पास होके पहुंच जाएगा कहाँ पे? जो हमारा बाउमैन्स कैप्सूल का अंदर का स्पेस है। ठीक है, ये दो लेयर्स हैं हमारे किसके? जो हमारा इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ। ये ब्लड वेसल का वॉल है, और इसमें जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलेंगे फेनेस्ट्रे। यहाँ पे ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा जो है वो इन फेनेस्ट्रे के थ्रू पास होगा, ठीक है, और पहुँच जाएगा। इसके बाद हमारा ब्लड वेसल, ये एंडोथेलियम था, एंडोथेलियम के बाद हमारा दूसरा लेयर होता है, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एंडोथेलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और उसके बाद हमारा जो पोडोसाइट्स होती हैं, पोडोसाइट्स के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। पहले उनमें फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस फिंगर लाइक प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडिसेल्स। और ये पेडिसेल्स के बीच में जो पोर्स बनते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं? उन पोर्स को हम बोलते हैं
ब्लड फिल्टर होके पहले फेनेस्ट्री से जो स्पेस होती हैं एंडोथेलियल सेल्स, उन स्पेसेस से होके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं जो हमारा विसरल लेयर होता है बाउमेनस कैप्सूल का। वहाँ पे पोडोसाइट्स के बीच में, एक पोडोसाइट और दूसरे पोडोसाइट के बीच में जो स्पेस है, उनमें पेडिसल्स एक छानी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनमें जो प्रोसेस होते हैं पेडिसल्स, वो आपस में मिल के एक छानी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस छानी जैसे स्ट्रक्चर से निकल के जो स्पेस होती है बाउमेनस कैप्सूल की, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड जब निकलता है तो फिर वो जब बाउमेनस कैप्सूल की स्पेस में पहुँच जाता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर फिल्ट्रेट। ठीक है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। पहला जो पार्ट है दैट इज द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, उनके बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, और उन स्पेसेस, जो ये स्पेसेस हैं, इनको फेनेस्ट्रे बोलते हैं। ब्लड इनसे पास होके जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट होता है वो यहाँ से निकल के बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार कर लेता है। अब जो दूसरा बैरियर है दैट इज द विसरल लेयर ऑफ द बाउमेनस कैप्सूल, और जो विसरल लेयर ऑफ द बाउमेनस कैप्सूल है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स नोन एज पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फुट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको पेडिसल्स बोलते हैं, और पेडिसल्स आपस में मिल के एक छानी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और उस छानी को पार करके ये ब्लड जो यहाँ से निकला वो फिर पहुँच जाता है जो बाउमेनस कैप्सूल का पैराइटल लेयर है और विसरल लेयर है, उसके बीच में जो स्पेस बची वहाँ पे फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है, और फिर वही फिल्ट्रेट फिर कहाँ पे चला जाता है, पूरे नेफ्रॉन में सर्कुलेट होता है। जो यहाँ पे ब्लड बचा, जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ, दैट इज़ उसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, और जो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो इन पोर्स से पार नहीं हो सकती, वही फिर एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू बाहर निकलता है। बाकी जो बचा हुआ ब्लड है, जो फिल्ट्रेट है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा पार्ट, मेजर वाटर, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज है, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, जो इन पोर्स को पार कर सकते हैं, उन्हीं को दैट ओनली दोज मॉलिक्यूल्स एंड दोज कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा फॉर द फिल्ट्रेट। ठीक है, ये बात थी हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है, जो हमारा पहला पार्ट है ऑफ ए नेफ्रॉन, दैट इज नोन एज द बाउमेनस, दैट इज नोन एज द मालपीजियन कॉर्पस। अब जो दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। पहले हम उसकी बात करते हैं। जो रीनल ट्यूब्यूल है ये खुद 3 पार्ट्स का बना होता है। कौन कौन सा पार्ट? पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं लोब ऑफ हैनली, और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट्स हैं। पहले बात करते हैं हम जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसके बारे में। जो बाउमेन्स कैप्सूल है उसका जो पिछला पार्ट है, जो ये स्पेस है, वो एक ट्यूब में रन करती है, और उस ट्यूब को हम जो बाउमेन्स कैप्सूल का पिछला पार्ट है दैट इज कंटिन्यूअस विद ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये दो पार्ट्स का बना होता है। एक इसका वॉल होता है और अंदर वाली एक स्पेस होती है, ये स्पेस है, ठीक है। जो बाहर वाला वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल cells known as cuboidal epithelial cells, ठीक है। ये वॉल है वो स्पेशल सेल्स के बने होते हैं और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स बोलते हैं। जो फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट हुआ बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर ऑफ द बाउमेन्स कैप्सूल, वो फिल्ट्रेट एंटर होता है रिनल ट्यूब्यूल में। और पहला वाला जो पोर्शन है रिनल ट्यूब्यूल का दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये बना होता है, उसका जो वॉल है ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, ट्यूब ही होता है। और ट्यूब के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक तो बाहर वाला वॉल और अंदर वाली स्पेस। और जो वॉल है वो बना होता है स्पेशल एपिथेलियल सेल्स नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब हम एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल जो है वो कैसी होती है और उसका काम क्या होता है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होती है ठीक है, उसका एक वाला फेस जो है, ठीक है, एक वाला जो फेस है दैट इज मेड अप ऑफ, वहाँ पे छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं और उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये फ्री सरफेस है, जो अंदर वाला पार्ट है रिनल ट्यूब्यूल का, जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जो अंदर वाला फेस है उसमें ये माइक्रोविलाई जो है वो होते हैं, ये हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। ये क्यूबॉइडल सेल है, ये उसका एक न्यूक्लियस है, एक आम सेल ही होती है, लेकिन जो अंदर वाला फेस होता है इस सेल का, उस वाले फेस पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं, उन फिंगर लाइक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ब्लड को फिल्टर कर लिया कहाँ पे, मालफ्यूजन कॉर्पसल में, तो फिर इस रिनल ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है। इस रिनल ट्यूब्यूल का फंक्शन ये होता है कि जो सारा ब्लड फिल्टर हुआ हमने उसमें से थोड़े से पार्ट वापस अब्जॉर्ब करने हैं, क्योंकि फिल्टर में सारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट नहीं हैं, उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, प्रेशियस बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और वेस्ट्स भी होते हैं। हमें ये करना है, रिनल ट्यूब्यूल का फंक्शन ये होता है कि जो फिल्टर मालफ्यूजन कॉर्पसल में ब्लड हुआ उसमें से हमने वेस्ट्स को बाहर फेंकना है, लेकिन जो प्रेशियस बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको वापस एब्जॉर्ब करना है कहाँ पे, सिस्टम में। और जो ये माइक्रोविलाई होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो रिनल फिल्ट्रेट है उसमें से चीज़ों को वापस सिस्टम में एब्जॉर्ब करना। और ये माइक्रोविलाई जो है ये इंक्रीज करते हैं दिस एब्जॉर्बिव सरफेस, जो ये एब्जॉर्बिव सरफेस हमें चाहिए चीज़ों को वापस एब्जॉर्ब करने के लिए, वो यही सरफेस करती है। और जो इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ दिस रिनल ट्यूब्यूल है वो इंक्रीज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस माइक्रोविलाई। और एक चीज़ भी होता है, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसमें जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वहाँ पे डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया उनकी डेंसिटी काफ़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें तो चलो खुद ब खुद एब्जॉर्ब होती हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन कई चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड दीज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प अस टू absorb actively certain substances that are present in the renal filtrate। कुछ चीज़ों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वापस सिस्टम में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ती है। एंड द सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैव हाई डेंसिटी ऑफ
these mitochondria as well as the microvilli as well. So today I am going to conclude here. In the next topic we will study the other two parts of the renal tubule, namely the loop of Henle and distal convoluted tubule. And today I am concluding at the structure of proximal convoluted tubule. Thank you.